Hello everyone, myself Dr. Noor Fatma. Today I will teach you respiratory topic which name regulation of respiration. हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था एक्सचेंज और रिस्पायरेटरी गैसेस, उसके बाद उनका ट्रांसपोर्ट देखा किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती हैं बॉडी के अंदर रिस्पायरेटरी गैसेस। आज हम देखेंगे रेगुलेशन किस तरह से हो रही है, यानी बॉडी के अंदर न्यूरल और केमिकल मैकेनिज्म होते हैं जो इनको ट्रांसपोर्ट करने में असेस कर रहे होते हैं। तो उनके अंदर आगे वो किन किन पार्ट्स पे बेस कर रहा होता है और वो किस तरह से जो है ये नर्व्स रेगुलेशन होती हैं, उन सब चीज़ों को आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जो है उसको कंट्रोल या रेगुलेट को दो मेथड कर रहे हैं। एक नर्वस और न्यूरल मैकेनिज्म है और दूसरा क्या है, केमिकल मैकेनिज्म। कंट्रोल कैसे करेंगे, ब्रीथिंग को करेंगे। अब नर्वस जो मैकेनिज्म है ये रेगुलेट कर रहा होता है मतलब इसके 3 पार्ट्स जो हैं उस पर बेस कर रहा होता है। एक होता है रिस्पायरेटरी सेंटर, दूसरा एफरेंट और तीसरा इफरेंट पाथवे। यानी रिस्पायरेटरी सेंटर ब्रेन के अंदर होगा और उसके साथ साथ एफरेंट और डिफरेंट पाथवे जो है, यानी कि लंग्स टू ब्रेन और ब्रेन टू लंग्स जो नर्व सप्लाई होगी वो एफरेंट और डिफरेंट पाथवे होता है। अब हम पहले रिस्पायरेटरी सेंटर को देख लेते हैं। रिस्पायरेटरी सेंटर क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है जो कंट्रोल करता है रेट को, रिदम्स को और फोर्स ऑफ रिस्पायरेशन को। यानी कितनी रिस्पायरेशन होनी है, उसके रेट को, रिदम को, उसकी फोर्स को जो है कंट्रोल कर रहा है ब्रेन के अंदर रिस्पायरेटरी सेंटर है रिस्पायरेशन का वो। अब ये जो है ये सिचुएशन डिपेंडिंग करता है सिचुएशन के अंदर, बेस टाइम के अंदर रिस्पायरेटरी सेंटर। अच्छा, अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है इसको क्लासीफाई किया गया है 2 ग्रुप्स के अंदर। एक मेड्यूलरी सेंटर है जो 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा है। एक डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, दूसरा है वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। यानी ये मेड्यूलरी सेंटर हो गया और दूसरा है पोंटाइन सेंटर। पोंटाइन सेंटर किस पे बेस कर रहा है, एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पे, न्यूमाटैक्सिक सेंटर पे। अब हम देखेंगे ये इन्होंने बनाई भी हुई है कि ये ब्रेन है और जो है वो पोन्स रिस्पायरेटरी सेंटर जो है उसमें न्यूमाटैक्सिक और एपन्यूस्टिक सेंटर को शो किया हुआ है और नीचे जो मेड्यूलरी वाली साइड है वहाँ पे जो है डोर्सल और वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो हम आगे देखते हैं कि अब रिस्पायरेटरी सेंटर का जो है, हम लोगों ने रिस्पायरेटरी सेंटर को पहले पढ़ा था, अब मेड्यूलरी सेंटर को देख लेते हैं कि उसके 2 पार्ट से, एक डोर्सल था और एक वेंट्रल था। डोर्सल पार्ट क्या कर रहा है, ये अपर पार्ट ऑफ मेड्यूला ऑब्लिगेंटर में प्रेजेंट होता है और ये जो है ज़्यादातर इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स जो हैं उन पे बेस कर रहा होता है और ये जो है टर्मिनेट होती है मोटर न्यूरॉन्स पे और इसकी नर्व्स और सप्लाई किसको कर देती हैं, इंस्पायरेटरी मसल्स को, जो कि इसका मेजर काम है इंस्पायरेशन पे। तो इसने कहाँ पे टर्मिनेट करना होता है, सप्लाई कहाँ देनी होती है, इंस्पायरेटरी मसल्स को। अब जैसे ही ये फायर करते हैं, इसके न्यूरॉन फायर करते हैं इनके तो ये स्टिमुलेट किसको कर देते हैं, इंस्पायरेटरी मसल्स को, और उस टाइम पे क्या होता है, इंस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती है, हम इनहेल करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही इनकी वर्किंग स्टॉप होती है तो क्या होता है कि इंस्पायरेटरी मसल रिलैक्स कर जाते हैं और एक्सपायरेशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी एक्सहेलेशन स्टार्ट हो जाती है। और दोबारा फिर से जैसे हमने एक्सहेल किया दोबारा वो एक्टिव होंगे और दोबारा से इंस्पायरेशन होगी, देन वी एक्सहेल। इस तरह से जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को हम देखते हैं। तो वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं ये दो पे कंपोज करते हैं। इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स भी होते हैं। ये इनएक्टिव होते हैं नॉर्मल जो है सिचुएशन के अंदर। उस टाइम पे ये इनएक्टिव होते हैं, ये जब उस टाइम पे होते हैं जब ब्रीदिंग जो होती है उसमें चेंज आ जाता है, नॉर्मल से हट के चेंज आता है, उस टाइम पे ये जो हैं ये फिर आते हैं, कंट्रोल करते हैं उस चीज़ को। दिस रीजन इज कॉल्ड इन टू प्ले बाय डार्ज एंड एज एन ओवर ड्राइव मैकेनिज्म ड्यूरिंग पीरियड व्हेन डिमांड फॉर वेंटिलेशन इंक्रीज। जब वेंटिलेशन की डिमांड बढ़ जाती है ना उस टाइम पे, यानी जब जब वो जो है डोर्सल वाला जो है उसका काम ख़त्म हो जाता है, तो मतलब कि वो इतना नहीं कर रहा होता, तो उस टाइम पे ये जो है फिर रिएक्टिव होता है, यानी जिस टाइम पे रिस्पायरेशन की डिमांड होती है, वेंटिलेशन की डिमांड बढ़ जाती है उस टाइम पे। अब कुछ उसको मज़ीद उसकी क्लासिफिकेशन की हुई है जो हम लोगों ने पीछे सब पढ़ लिया उसी का, कि रिस्पायरेटरी सेंटर था वो 2 पार्ट्स पे बेस कर रहा था, उनकी आगे फर्दर सब डिवीजन थी, उन चीज़ों को इसमें बनाया हुआ। अब रिस्पायरेटरी रिदम जो होती है वो उनकी जनरेशन किस तरह से होती है, कॉन्ट्रेरी टू लॉन्ग हेल्ड बिलीव डार्ट जो डोर्सल जो थे रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो नहीं करते, बेसिक रिदम ऑफ वेंटिलेशन को जनरेट वो नहीं करते। तो जनरेशन ऑफ रिस्पायरेटरी रिदम जो है इस वाइडली थ्रो कौन कर रहा होता है, प्री बोर्ड जिंगर कॉम्प्लेक्स करता है। और ये ब्लूकेट कहाँ पे कर रहा होता है, ये एंड ऑफ वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के एंड पे जो है ये प्रेजेंट होता है। आप थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, हेरिंग ब्रूर रिफ्लेक्स।
इसके के अंदर क्या होता है कि व्हेन टाइडल वॉल्यूम इज़ लार्ज, यानी कि टाइडल वॉल्यूम जो है वो लार्ज हो गया, ग्रेटर देन 1 लीटर हो गया, यानी कि एक्सरसाइज की सिचुएशन में ऐसा होता है, तो ये जो है ट्रिगर करेगा और प्रिवेंट करेगा ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स। यानी एक्सरसाइज की कंडीशन के अंदर जो वॉल्यूम था, टाइडल वॉल्यूम जो था वो कितना हो गया है, वो 1 लीटर से भी ज़्यादा भर गया है। तो अब जो कि लंग्स की जितनी कैपेसिटी है वो उतनी ही ऑक्सीजन को अपने अंदर वो कर सकते हैं ना, तो अब उसको ओवर इन्फ्लेशन जो है लंग्स की बचाने के लिए जो है ये ट्रिगर करेगा ये वाला ये जो है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। क्या होगा कि पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर विद इन द स्मूथ मसल्स लेयर ऑफ एयरवे एक्टिवेट हो जाएंगे और वो स्ट्रेच करेंगे लंग्स को एट लार्ज टाइडल वॉल्यूम, कि वो ज़्यादा एक्सपेंड कर दे और जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो उसको जो है वो इनहेल कर ले। एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम दी स्ट्रेच रिसेप्टर ट्रेवल थ्रू एफरेंट नर्व फाइबर टू द मेड्यूलरी सेंटर एंड इनहिबिट इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स। अब क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल जाएगा और वो कहाँ जाएगा, मेड्यूलरी सेंटर में जाएगा और इनहिबिट कर देगा इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स को कि मज़ीद इंस्पायरेशन ना हो, जो कि ऑलरेडी लंग्स जो हैं काफ़ी वो जो है एक्सपेंड कर चुके हैं, तो अब उनको जो है अब इंस्पायरेशन को वो स्टॉप करवाएगा, ताकि जो लंग्स हैं वो ये ना हो कि वो जो है बर्स्ट कर जाएं। दिस नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम हाईली स्ट्रेच लंग्स हेल्प अस कट इंस्पायरेशन शॉर्ट ब्रीथ एंड लंग्स बिकम ओवर इन्फ्लेटेड। क्या होगा कि ये जो नेगेटिव फीडबैक है ये, यानी कि वो इनहिबिट करवा रहा है इंस्पायरेशन को, तो ये जो नेगेटिव फीडबैक है ये क्या करेगी, स्ट्रेच कर देगी लंग्स को और वो कट कर देगी इंस्पायरेशन को। ये था साइकिल बना हुआ है कि इंस्पायरेशन हो रही है, टाइडल वॉल्यूम जो है 1000 ml से ज़्यादा हो गया है, स्ट्रेच करेगा लंग्स को, स्टिमुलेशन जाएगी रिसेप्टर्स को और उसके बाद जो वेगल एफरेंट्स इम्पल्सेस पहुंचेंगी और क्या करवा देंगी, इनहिबिट करवा देंगी डीजीएन। हमें पता था कि इंस्पायरेशन के अंदर जो जो न्यूरॉन इन्वॉल्व थे वो थे डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। जैसे ही वो इनहिबिट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, इंस्पायरेशन रुक जाएगी। और ये क्यों रोकनी है, रोकनी ज़रूरी है इस वजह से है कि लंग्स ओवर एक्सपेंड ना कर जाएँ और वो फट ना जाएँ। उस चीज़ से बचाने के लिए जो है फ़ौरन जो है जितनी कैपेसिटी होगी लंग्स की उतनी हद तक जो है वो करेगा और देन वो मैसेज भेज देगा कि अब इंस्पायरेशन को रोक देना चाहिए। एफरेंट पाथवे में क्या होगा कि नर्व फाइबर फ्रॉम रिस्पायरेटरी सेंटर, अच्छा अब ब्रेन से आ रही हैं, ब्रेन स्टेम को नर्व फाइबर ने लीव किया और वो कहाँ पे आ रही हैं, डिसेंड इनटू द इंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल कॉलम ऑफ स्पाइनल कोड की तरफ आ गई हैं। फ्रॉम मोटर न्यूरॉन स्पाइनल को अब 2 सेट ऑफ नर्व फाइबर जो हैं वो अराइज करेंगी। कौन कौन सी होगी, एक होगी फेनिक नर्व फाइबर्स जो वो कोलमनर यानी कि C3 से लेकर C5 तक सप्लाई करेगी और ये सप्लाई किसको करती है, डायफ्राम को करती है। और इंटरकोस्टल नर्व फाइबर जो है वो थ्रेसिक 1 टू लेके थ्रेसिक 11 पोजीशन तक जो है वो सप्लाई करेंगी और किसको कर रही होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को सप्लाई करती हैं ये। अब क्या होगा, एफरेंट पाथवे क्या होगा कि रिस्पायरेटरी सेंटर ने रिसीव की एफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम, कहाँ से वो एफरेंट इम्पल्सेस को लेगा, एक तो पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स और बैरोरेसेप्टर से लेगा। कौन कौन सी ब्रांचेस होंगी, ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व होंगी, ये सप्लाई करेंगी पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स को और बैरोरेसेप्टर्स को। उसके बाद क्या होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ लंग्स, उनको कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो वेगस नर्व जो है सप्लाई देगी। केमिकल मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं। केमिकल मैकेनिज्म क्या होगा कि कीमो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होंगे। कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंसरी नर्व एंडिंग हैं जो रिस्पॉन्स देंगी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड में कोई भी चेंज आएगा तो उसमें भी क्या करेंगी, वो रिस्पॉन्स जो है वो देंगी। चेंज इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड विच स्टिमुलेट कीमो रिसेप्टर, अब वो किस किस्म के चेंजेस हो सकते हैं, हाइपोक्सिया हो सकता है। हाइपोक्सिया में क्या होता है, जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाइपरकैप्निया क्या होता है, हाइपरकैप्निया में होता है कि ऑक्सीजन का प्रेशर जो होता है बॉडी में क्या होता है, बढ़ जाता है। इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उस टाइम पे हो गई जब एसिडिटी हो जाएगी, मतलब कि एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा रिलीज होंगे ना तो वो एसिडिटी कर देंगे। तो ये 3 सिचुएशन होंगी जहाँ पे ब्लड के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चेंजिंग आएंगी और ये ट्रिगर करेंगे कीमो रिसेप्टर्स को। कीमो रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, दूसरा होता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। अब सेंटर क्या है, सेंट्रल ब्रेन में पाए गए हैं और उनकी सिचुएशन जो है कि सेंटर कीमो रिसेप्टर सिचुएटेड करते हैं डीपर पार्ट ऑफ मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में और कनेक्ट किए होते हैं रिस्पायरेटरी डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के साथ, DRG के साथ ये कनेक्ट हुए होते हैं और मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में होते हैं और वो भी मेड्यूला ऑब्लिंगेटा के अंदर ही प्रेजेंट है DRG भी। इसको हम कहते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया भी कहते हैं और जो इसके न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं और ये क्लोज कॉन्टैक्ट करते हैं ब्लड और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के साथ कॉन्टैक्ट इनका जो होता है क्लोज होता है। इनका कॉन्टैक्ट होता है तो चेंज जो होता है ब्लड के अंदर तो वो फ़ौरन इसको ट्रिगर करता है ना, अगर कनेक्ट ही नहीं होगा, कनेक्शन ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा।
तो ये ब्लड और स्पाइनल सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के साथ कनेक्ट हुए होते हैं, कोऑर्डिनेशन होती है इनकी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को देखते हैं। तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर का मैकेनिज्म क्या होता है कि ये स्टिमुलेट कर होते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स के साथ। जैसे ही इंक्रीज इन जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब होती है उस टाइम पे ये स्टिमुलेट हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है ब्लड के अंदर। इट कैन इजीली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर। अब ये क्या करेगा, ये इजीली जो है किस किस चीज़ को क्रॉस कर लेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर। ये दो बैरियर जो हैं इनको इजीली पास कर जाएगा और एंटर कहाँ कर जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ ब्रेन और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यहाँ पे ये पहुंच जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगी वाटर के साथ और कार्बोनिक एसिड बनाएगी। हमें पता है कि कार्बोनिक एसिड जो होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो डिसोसिएट किसमें हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन के अंदर और बाइकार्बोनेट्स आयन के अंदर। यानी हाइड्रोजन आयन से उन्होंने स्टिमुलेट किया कीमोरिसेप्टर्स को, एक्साइटेटेड जो नर्व थी वो की डोर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को। रिजल्ट में क्या हो गया, इंक्रीज होगी वेंटिलेशन, यानी कि इंक्रीज कर दिया रेट और फोर्स ऑफ ब्रीथिंग को। वेंटिलेशन अब बढ़ गई है। नेक्स्ट क्या होगा, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो कैरोटाइड रीजन में और ऑर्टिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका मैकेनिज्म क्या होता है कि हाइपोक्सिया जो होता है वो बहुत मतलब कि मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेशन होती है। हाइपोक्सिया कब होता है, जब ऑक्सीजन जो होती है उसका प्रेशर बॉडी में कम हो जाता है। अब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल जो होते हैं ग्लोमस सेल्स और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। हाइपोक्सिया काज क्लोजर ऑफ ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल एंड प्रिवेंट पोटेशियम इफ्लेक्स। अब हाइपोक्सिया क्या करेगा, वो क्लोज कर देगा ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को और पोटेशियम का इफ्लेक्स को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। अब ये इसके होने से क्या होगा कि डीपोलराइजेशन हो जाएगी ग्लोमस सेल्स की और जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन नर्व एंडिंग जो है वो हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने लग जाएगा। ये इम्पल्सेस जो है पास करेंगे ऑर्टिक से और हेयरिंग नर्व से और एक्साइट कर देंगे डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को। डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन रिटर्न में क्या करेंगे, एक्साइटेटरी इम्पल्सेस भेजेंगे रिस्पिरेटरी मसल्स को और क्या होगा, रिस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगी। एट द एंड क्या हो रही है, वेंटिलेशन ही इंक्रीज हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड जो कम हुई है तो वेंटिलेशन करवानी है। तो यही सब ये पूरा साइकिल बनाया हुआ है कि डिक्रीज वेंटिलेशन में क्या हो रहा है और हाइड्रोजन आयन जो है वो इंक्रीज हुए हैं, उसके साथ साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ब्लड में वो कम हो रहा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो रहा है। तो इन तीनों टाइम सिचुएशन में क्या हो रही है, वेंटिलेशन कम हो गया है। अब हम लोगों ने वेंटिलेशन को बढ़ाना है क्योंकि हमें ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कम करना है। तो वो करेगा पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा अगर ऑक्सीजन के केस के अंदर, और वो एफरेंट इम्पल्सेस भेजेगा हेयरिंग नर्व्स और ऑर्टिक नर्व्स के थ्रू और स्टिमुलेशन किसी होगी डीआरजी की होगी और कीमोरिसेप्टर्स की होगी, क्या कहते हैं सेंटर कीमोरिसेप्टर्स की। और वो जो है अच्छा यहाँ पे क्या होगा कि डीआरजी को होने के बाद वो एफरेंट पल्सेस भेजेगा रिस्पिरेटरी मसल्स को और वेंटिलेशन को बढ़ा देगा। इसी तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड का होगा तो वो भी यही करेगा, एंड पे क्या हो रही है, वेंटिलेशन इंक्रीज हो रही है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई, क्योंकि पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।